नहीं हुई। मेहर पांडे की रिपोर्ट बताती है कि इस हमले से संबंधित एफआईआर में जो नाम हैं, कईयों के संबंध बीजेपी से हैं। कोई हम छिपाकर कुछ नहीं कर रहा है। दिल्ली से महज 3 घंटे की दूरी पर उत्तराखंड के रुड़की के इस चर्च में तबाही के निशान अब भी देखे जा सकते हैं। 3 दशक से भी ज्यादा पुराना ये चर्च पादरी DR लांस चलाते थे। कोविड से उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी 65 साल की साधना पोर्टर और उनकी 2 छोटी बेटियां तब से इसकी देखभाल कर रही थीं। 3 अक्टूबर सुबह 10 बजे यहाँ भीड़ का हमला हुआ। मैं ठीक इस जगह पे बैठी थी, यहाँ पे मेरी चेयर थी, यहाँ पे मेरे ऊपर एक फैन लगा हुआ था, वॉल फैन, और मेरा चेहरा इस साइड में था। मेरी बेटी इवा वहाँ पर थी। वही 10 बजने में 1 मिनट था। इस सीढ़ियों से बहुत बड़ी भीड़ अंदर आई और पूरा हॉल भर गया। एक बड़ी क्रॉस यहाँ थी, क्रॉस को तोड़ करके और ये पुलपिट के अंदर घुसेड़ा है, उसका ये पार्ट है। हाँ, क्रॉस को तोड़ा उन्होंने। There was a guy who was standing next to me. He took this guitar, he smoked at me, he laughed at me, and then he broke it, like he smashed it on the floor, and I think this was also used as a weapon eventually. Look at these mics, right? With mics, and I mean they've broken the mics and they used it as a weapon, and they were punching him and actually kicking him in the chest as well. कुछ घंटों बाद साधना पोर्टर ने FIR दर्ज कराई। कुछ हमलावरों के नाम भी दिए। डराने वाली बात ये थी कि उन्होंने बताया कि उनमें कुछ पड़ोसी भी थे। इनमें से कई लोग स्थानीय बीजेपी से जुड़े हुए थे, जैसे सीमा गोयल, जिन पर पोर्टर की बेटी ईवा ने भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगाया। वो बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी हैं। उत्तराखंड के आने वाले चुनावों के लिए यहाँ प्रचार करती देखी गईं। सीमा गोयल ने कैमरे पर हमसे बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि वो अफरा तफरी में वहां फंस गई थीं और वे किसी हिंसा में शामिल नहीं थीं। FIR में सागर गोयल का भी नाम है। वो बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं। यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ भी दिख रहे हैं। जब हमने उनसे मिलने की कोशिश की तो वो अपने घर पर नहीं मिले। FIR में बीजेपी के एक और स्थानीय नेता धीर सिंह का नाम है। वो हिंसा में शामिल होने के आरोप से इनकार करते हैं। ये आरोप अजीत नाम के एक शख्स ने लगाया है, जो चर्च जाते रहे हैं। 56 की मेरी उम्र है और मैं मारपीट में कैसे कर सकता हूँ। हाल ही में 2 दिन पहले मैं गंगाराम में अपना इलाज भी करा कर आया था। तो मुझे तो डिस्क की प्रॉब्लम है, मैं तो सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता, जबकि मुझे पता चला कि वहाँ सीढ़ी पर ऊपर जाकर कोई कुछ इस तरह का मुझे सुनने में आया है। लेकिन 2 महीने बाद अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूछने पर पुलिस बचती नजर आई कि ये जो 2 FIR हैं उनका अभी प्रोग्रेस क्या है। इसमें अभी तक जो विवेचना है वो प्रचलित है। विवेचना के आधार पर जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। दोनों जो FIR हैं उनमें लोग विजिबल हैं काफी लोकल कम्युनिटी में, तो अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुए हैं। जो साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, उसके आधार पर जो फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो सर CCTV फुटेज के बारे में मुझे पूछना था कि ये जो बाहर अंदर का तो कुछ आपको फुटेज मिला नहीं होगा, बाहर का कहाँ से आया है और इसमें क्या दिख रहा है? मैडम ये सभी विवेचना का विषय है। कुछ लोग कह रहे हैं अभी देर लगी है अरेस्ट होने में, क्योंकि बीजेपी के काफी कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व हैं और अभी सरकार उनकी है, तो थोड़ा दबाव डाला जा रहा है इस इन्वेस्टिगेशन पर। नहीं मैडम, ऐसा दबाव या ऐसी कोई बात नहीं है। इस मामले में जो विवेचना है वो विवेचना प्रचलित है। इस बारे में अभी इस लेवल पे कभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। पुलिस की निष्क्रियता से राजनीतिक दबाव का सवाल उठ रहा है। अगले साल के शुरू में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी तथाकथित अवैध धर्मांतरण को मुद्दा बना रही है। उसने 2018 में धर्मांतरण विरोधी कानून पास कराया है। 24 घंटे बीत जाने के बाद इस परिवार पर एक FIR दर्ज किया गया। 5 लोग सोनम, राहुल, कविता, मोहित और सरिता ने कहा कि गाली गलौज और पैसे का लालच देकर के धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई, लेकिन ये परिवार कहते हैं कि ये इन लोगों को जानते ही नहीं। चर्च के खिलाफ जवाबी FIR सोनम और दूसरे लोग दावा कर रहे हैं कि उन्हें धर्मांतरण के लिए लाखों रुपए की पेशकश की गई। जब उन्होंने मना किया, चर्च के लोगों ने उन्हें पीटा। साधना पोर्टर इन आरोपों को गलत बताती हैं। मेरा खर्चा मेरी पेंशन से चलता है। मेरी बड़ी बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ऐसे करके हमारे पास कोई पैसा नहीं है ना। ये बिल्कुल झूठ है। यही नहीं, अवैध धर्मांतरण का आरोप लगाने वालों की बातों में बहुत सारे अंतर्विरोध हैं। जैसे
एक बयान सोनम ने एफआईआर में लिखा, सुबह 8 बजे राहुल, मोहित और अन्य लोगों के साथ चर्च पहुंची। उससे धर्मांतरण को कहा गया। 8:30 और 9 के बीच निकलने की कोशिश की पर उन पर हमला हुआ। दूसरा बयान राहुल का है, जिन्होंने एनडीटीवी से कहा कि चर्च सुबह 11:30 बजे पहुंचा। चर्च जाने वालों ने बदसलूकी भी की। तीसरा बयान मोहित का है, जो उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान दिया है। उन्होंने कहा कि सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच वो वहां पहुंचे। शिकायतकर्ताओं के बयान आपस में मेल नहीं खाते। एक तरफ पुलिस का कहना है कि अटैक सुबह 10 बजे शुरू हुआ और 10:30 बजे तक खत्म हो गया था, लेकिन कुछ शिकायतकर्ता कहते हैं कि वो चर्च सिर्फ 11 बजे तक पहुंचे, मतलब अटैक खत्म हो जाने के बाद। और तीसरी ओर उन्होंने अपने एफआईआर में कहा कि वो सुबह 8 बजे पहुंचे हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये सही तथ्य जानने में मदद मिल सकती थी, लेकिन साधना बताती है कि भीड़ ने सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले और हार्ड डिस्क ले गए जिसमें फुटेज थी, जैसे ये सब एक योजना का हिस्सा था। और सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर कैमरे थे, उनको तोड़ा। डीवीआर उस अलमारी के अंदर था, उन्होंने अलमारी पूरी तोड़ दी, डीवीआर निकाल लिया। एक बैग लेके आए थे डीवीआर उसमें भर करके, और वो भाग गया जो लड़का था। आज साधना पोर्टर पुलिस संरक्षण में रह रही हैं। अभी हम बहुत वरीड हैं, चिंतित हैं, और मैंने परमेश्वर पर अपनी लाइफ उसके हाथ में दे दी है। हमें नहीं पता कि क्या कर लेगी ये। मतलब हम रात में, अभी पुलिस प्रोटेक्शन है, लेकिन अभी तो बहुत थोड़ा समय है, कब क्या कर देंगे तो मुझे नहीं मालूम। दुनिया है, जिंदगी है, हमें नहीं मालूम कि कब तक कौन जिंदा है इस दुनिया में। लेकिन वो क्या चाहती हैं? उनका कहना है सिर्फ इंसाफ। सुशील राठी के साथ मेहर पांडे की रिपोर्ट। धर्म की राजनीति के नए नए संस्करण अभी और लॉन्च होने वाले हैं। आप उसी में उलझाए जाएंगे और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6000 प्रोफेसरों के पद खाली रह जाएंगे। आपके बच्चे बिना टीचर के ही पास होंगे और भारत विश्वगुरु बन जाएगा। जब बन ही गया है तो ब्रेक ले लीजिए। स्वास्थ्य जैसे विषयों पर जनता की ही दिलचस्पी नहीं है, वरना लोग जोरदार सवाल करते सरकार से। अमर उजाला के आशुतोष यादव की खबर है कि गाजियाबाद में 20 दिनों के भीतर 1000 लोगों को हार्ट अटैक आया। ये सभी प्राइवेट अस्पताल इसलिए गए क्योंकि सरकारी अस्पताल में कई महीनों से हार्ट का डॉक्टर नहीं है। इसके बाद हमने कानपुर जिले की स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खबरों को ढूंढना शुरू किया जो अमर उजाला में छपी हैं। 26 नवंबर की खबर है कि जब अतिरिक्त निदेशक स्वास्थ्य ने जिला अस्पताल का दौरा किया तो 19 में से 16 डॉक्टर नदारद थे, ड्यूटी पर ही नहीं मिले। 30 नवंबर की खबर है कि जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी में मरीजों को दाल के नाम पर हल्दी डालकर गर्म पानी दिया जा रहा है। 22 नवंबर की खबर है कि जिला अस्पताल में मृतक को 1.5 घंटे तक ग्लूकोज चढ़ता रहा, स्टाफ नर्स की लापरवाही थी। 12 नवंबर की खबर है कि अधूरी व्यवस्थाओं के बीच 2 महीने के बाद सामान्य ऑपरेशन शुरू हुआ। इतने दिनों से ऑक्सीजन ट्रॉली खराब होने के कारण ऑपरेशन बंद था। मरीजों को दलालों के माध्यम से निजी अस्पतालों में भेजा जा रहा था। इसी तरह कई खबरें आपके स्क्रीन पर तैर रही हैं जो कानपुर से संबंधित हैं और अमर उजाला में छपी हैं। जाहिर है यहां आने वाले मरीजों को काफी तनाव का सामना करना पड़ता होगा। इस अस्पताल में एक ऐसा तंत्र विकसित हो चुका होगा जो इन तमाम अव्यवस्थाओं के बीच फल फूल रहा होगा। यह वीडियो कानपुर देहात के उसी जिला अस्पताल का है। पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति पर चढ़ गए हैं, उसे मार रहे हैं। उसके बाद कई पुलिसकर्मी उसे सरकारी जीप में लाद कर डाल देते हैं। फिर आप ये देखते इंस्पेक्टर विनोद कुमार मिश्रा गुस्से से बेकाबू हो गए। बच्चे के पिता बार बार कह रहे हैं लाठी मत मारिए, बच्चे को चोट लग सकती है। जिस लाठी के वार को देखकर आपकी रूह कांप रही है, उसके बारे में आधिकारिक बयान में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग लिखा है। पुलिस का कहना है कुछ लोग ओपीडी बंद कराकर मरीजों को डरा रहे थे।
एक ने दांत से इंस्पेक्टर का हाथ काट लिया। क्या ऐसा करने वाला वही व्यक्ति है जिसकी गोद में बच्चा है और पुलिस जिसे मार रही है, यह बयान से साफ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर विनोद मिश्रा निलंबित कर दिए गए हैं। तुमको हीरो बनाऊंगा, हीरो तुझे हीरो बनाऊंगा। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।